अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। मैं और पोशाली करीब ही चीड़ के दरख्त के नीचे बैठ गया। मैं इलाके का जायजा लेने लगा। तकरीबन आध घंटा गुजरा होगा कि एक डोगरा संतरी आता नजर आया। वो मद्रासी की जगह ड्यूटी देने आ रहा था। मद्रासी संतरी ने ड्यूटी का चार्ज डोगरा संतरी को दे दिया और हमारे पास आकर बोला, मैं साहब से जाकर बात करता हूँ, तुम यहीं बैठो। रात का अंधेरा वादी को अपनी आगोश में ले रहा था। बंगले के बाहर की बत्तियां रोशन हो गई थीं। कोई 20 मिनट के बाद मद्रासी संतरी वापस आया और हमें अपने पीछे पीछे आने को कहा। मेजर आचार्य ड्राइंग रूम में कुर्सी पर आतिशदान के पास बैठा सिगार पी रहा था। मेज पर चाय की प्याली पड़ी थी। मैंने और पोशाली ने जाते ही हाथ जोड़कर मेजर आचार्य को प्रणाम किया और दरवाजे के पास कलीन पर बैठ गया। मेजर आचार्य की उम्र 40 बरस के करीब हो गया। रंग मद्रासियों की तरह काला था। संतरी को उसने इशारे से वापस जाने को कहा और फिर तमिल जबान में मुझसे मुखातिब हुआ, तुम तमिल हो? हाँ साहब, मैं तमिल हूँ। मेरा नाम कृष्णमाचारी है। यह मेरी पत्नी भाग्या है। मेजर आचार्य ने हमें अपने करीब आने को कहा। हम करीब जाकर करीन पर बड़े अदब से बैठ गए। मेजर आचार्य पोशाली की तरफ देखते हुए कहने लगा, तुम्हारी पत्नी तमिल नहीं लगती है, इसका रंग गोरा है। मैंने हाथ बांध कर कहा, साहब जी, मेरी पत्नी उत्तर प्रदेश की है। मैंने देहरादून में से शादी की थी सर। मेजर आचार्य की आंखों में पोशाली के लिए जो हलचल नजर आ रही थी, मैं उसे अच्छी तरह समझता था। कहने लगा, तुम यहाँ किस लिए हो? क्या मद्रास में तुम्हें कोई नौकरी नहीं मिली? मैंने झट कहा, सर, रामेश्वरम में मेरी छोटी सी खेती थी जिस पर मेरे माता पिता के देहांत के बाद दुश्मनों ने कब्जा कर लिया और मुझे वहां से निकाल दिया। मैं पत्नी को लेकर बेजुदड़ा आ गया। वहां भी दुश्मनों ने मुझे टिकने ना दिया और मैं देहरादून में अपनी पत्नी के घर आ गया। लेकिन मैं खुद कमा कर अपनी पत्नी को खिलाना चाहता था। वहां से नौकरी की तलाश में चंबा आया तो पता चला कि इधर कोई बंद बन रहा है जहां काम मिल सकता है। यहाँ आकर आपके बारे में मालूम हुआ तो हाजिर हो गया कि शायद आप तामिल होने के नाते मेरी मदद करें। मेजर आचार्य शायद मेरी बातें नहीं सुन रहा था। उसकी नज़रें बराबर पोशाली पर जमी हुई थीं। जब मैंने अपना बयान ख़त्म किया तो वो सिगार का कश लगाकर बोला, ठीक है, तुम पति पत्नी मेरे यहाँ काम पर लग जाओ। बंगले में मैं अकेला रहता हूँ, तुम फुलवाड़ी की देखभाल करना और तुम्हारी पत्नी भाग्या घर की सफाई वगैरह कर दिया करेगी। पीछे एक क्वार्टर तुम्हें मिल जाएगा। 200 रुपये तनख्वाह मिलेगी। खाना पीना मुफ्त होगा। उसने नौकर को आवाज़ देकर बुलाया और कहा, इन्हें कोने वाले क्वार्टर में पहुंचा दो। जब हम शुक्रिया अदा करके जाने लगे तो मद्रासी मेजर ने पोशाली की तरफ इशारा करके कहा, भाग्या, तुम मेरे पलंग की चादरें बदल दो। अच्छा साहब। यह कहकर पोशाली वहीं बैठ गई और मैं नौकर के साथ कोने वाले क्वार्टर की तरफ चल दिया। 1 घंटे बाद जब पोशाली क्वार्टर में आई तो मैंने उससे पूछा कि मद्रासी मेजर ने कोई ऐसी वैसी हरकत तो नहीं की? पोशाली मुस्कुराने लगी, नहीं, मगर मुझे यकीन है कि वो कोई हरकत ज़रूर करेगा। उसकी नीयत ठीक नहीं है। मैंने कहा, हम उसे अपने मिशन की तकमील के लिए इस्तेमाल करेंगे। हमने मद्रासी डिवीजन कमांडर मेजर आचार्य के बंगले पर काम करना शुरू कर दिया। मद्रासी मेजर अयाश तिबे था। पोशाली पर उसकी खास नजर इनायत हो गई थी, जिसकी वजह से वो मेरे साथ भी दूसरे नौकरों की निस्बत इम्तियाजी सलूक करता था। मेरा काम बंगले के छोटे से बगीचे की देखभाल करना था। पोशाली बंगले के कमरों की सफाई करवाती है, अपनी निगरानी में मेजर का खाना वगैरह तैयार करवाती है। यूं ही 1 हफ्ता गुजर गया। अब हमने अपने मंसूबे को आगे बढ़ाने का फैसला किया। पोशाली ने मद्रासी मेजर को ख्वाबों की एक ऐसी दुनिया में पहुंचा दिया था कि वह उसका गुरु विदा हो चुका था। वह मद्रासी मेजर को खुद शराब बनाकर पेश कर दिया और जब मद्रासी मेजर सरूर की दुनिया में पहुंच जाता तो पोशाली उससे अपने मतलब की मालूमात हासिल करने का सिलसिला शुरू कर देती है। यह काम वो इतनी होशियारी और अक्लमंदी से करती है कि मद्रासी मेजर को नशे में किसी किस्म का शक न हुआ। 15-20 दिनों के अंदर अंदर हमने मद्रासी मेजर से वो तमाम मालूमात हासिल कर ली जिनकी हमें ज़रूरत थी। हमें मालूम हो गया कि गरीजन के म्यूनेशन डिपो गरीजन के बाहर एक ज़मीन दोज डंप है और वहाँ भारी मिकदार में बारूद और ऐसे इंतहाई ताकतवर पेंसिल बम मौजूद हैं जिनकी मदद से पहाड़ियों को उड़ाया जा सकता है। हमें इन टाइम बमों की ही ज़रूरत थी। दूसरी तरफ मैंने मद्रासी मेजर की इनायत ख़ास का फ़ायदा उठाते हुए
डैम में घूम फिर कर उसका पूरी तफसील से जायजा ले लिया था। डैम के बिजली घर में लगे हुए जजीरों और सुरंगों के टरबाइन को तबाह करना बेकार था। अगर हम डैम को 3 जगहों से उड़ा देते हैं तो सारे का सारा डैम मस्मार हो जाता और उसे दोबारा तमीर करने में एक लंबी मुद्दत दरकार होती है। यही हमारा मकसद था। डैम का जायजा लेने के दौरान मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि अगर हम किसी तरीके से डैम के नंबर 1, नंबर 3 और नंबर 5 सुरंगों के अंदर छत के साथ ताकतवर टाइम बम लगाने में कामयाब हो जाएं तो यह डैम मस्मार हो सकता है। इसके सिवा दूसरा कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। हम दोनों एक रात देर तक बैठे इसी नुक्ते पर गौर करते रहे कि तीनों सुरंगों के अंदर टाइम बम लगाने की क्या तरकीब हो सकती है। इमोनेशन डम से बम निकाल कर लाना हमारे लिए अब ज़्यादा मुश्किल नहीं रहा था। मैंने देख लिया था कि रात को इमोनेशन डम के बाहर सिर्फ एक संतरी पहरा देता है और उसे काबू करना मेरे लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं था। सबसे मुश्किल मरला सुरंगों में एक साथ टाइम बम लगाना था। एक रोज़ मैंने मद्रासी मेजर से कहा कि डैम की खुदाई कराने के बाद सुरंगों में से जो मिट्टी निकली है वो बगीचे के गुलाबों के लिए बहुत मुफीद है। मेजर को फूल पौधों का बहुत शौक था, चुनाचे वो मुझे अपने साथ ऑफिस में ले गया और उसकी खास इजाज़त से सुरंगों में जा पहुंचा। वहां से मट्टी प्लास्टिक के थैले में भरी और देखा कि इन सुरंगों में भी कुछ काम हो रहा है। और सुरंग में ऐसे मचान बने हुए थे जिन पर खड़े होकर कारीगर दीगर छत की फिशिंग और वेल्डिंग का काम करते थे। यह बात तय थी कि मुझे और पोशाली को अपनी जान खतरे में डालकर रात के वक्त सुरंग नंबर 1, सुरंग नंबर 3 और सुरंग नंबर 5 में बम लगाने हैं। दूसरी कोई तरकीब वहाँ काबिल अमल नहीं थी। चुनाचे अगली रात मैंने एमुनेशन डिपो में जाकर मतलूबा टाइम बम हासिल करने का फैसला कर लिया था। अगले रोज दिन के वक्त जंगली गुलाब की कलमें तराशने के बहाने मैं एमुनेशन डम की तरफ गया और इर्द गिर्द का जायजा लेकर वापस आ गया और फिर रात तक अपने कामों में मसरूफ रहा। रात के 11 बजे तो चारों तरफ गहरी खामोशी छा गई। जब रात के 12 बजे तो मैंने जहरीला शिकार और माचिस जेब में रखी और क्वार्टर का दरवाज़ा खोलकर दूसरी जानब से निकलकर एमुनेशन डम की तरफ चल पड़ा। दरख्तों में अंधेरा और वादी सुनसान थी। मैंने एक हाथ में लकड़ी का छोटा सा डंडा पकड़ लिया था और इधर उधर देखता हुआ यूं आगे बढ़ रहा था जैसे किसी जानवर की तलाश में हो। एमुनेशन डम के बाहर बत्ती जल रही थी। डोगरा संतरी पहरे पर खड़ा था। उसने दरख्तों में मेरे पाँव की आहट सुनी तो राइफल तान कर चौकस हो गया। मैं जल्दी से उसके सामने आ गया और एक जगह से झाड़ियों में से डंडे को मारते हुए कहा, एक काली बिल्ली रोज आकर हमारा दूध पी जाती है, आज मैं उसे पकड़ कर ही रहूँगा। अभी मेरे क्वार्टर गार्ड से निकल कर इधर भागी थी। डोगरा संतरी बोला, रात के अंधेरे में बिल्ली तुम्हें नहीं मिलेगी, जाकर सो जाओ, सुबह देख लेना। मैं झाड़ियों और ऊंची घास वाले गढ़ों में फर्जी बिल्ली को तलाश करता डोगरा संतरी के पास आकर बैठ गया और जाहिर किया कि सख्त थक गया हूँ। मैंने कंबल कंधे पर लपेट रखा था। गहरी सांस लेकर कहा, इस हरामजादी बिल्ली ने मुझे थका दिया है। अब भाई तो मेजर साहब से पिस्तौल लेकर उसे गोली मार दूंगा। संतरी जानता था कि मैं गरिजन कमांडर के बहुत करीब हूँ। खड़े खड़े बोला, यार मेजर साहब से कहकर मेरी दिन की ड्यूटी लगवा दो, रातों को जाग जाग कर तंग आ गया हूँ। मैंने कहा, यह कौन सी मुश्किल बात है, मैं सुबह ही मेजर साहब से बात करूंगा, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं कहा। इस दौरान मेरी तेज निगाहों ने आसपास का भरपूर जायजा ले लिया था। वहाँ हमारे सिवा कोई नहीं था। दूर मेजर के ड्राइंग रूम में बत्ती जल रही थी। मैंने जेब से जहरीला सिगार निकाल कर सुलगा लिया था और संतरी का आखिरी वक्त आ गया था। मुझे सिगार पीते हुए देखकर वो बोला, तुम सिगार भी पीते हो। मैंने माचिस फेंकते हुए कहा, हम मद्रासी बड़े शौक से सिगार पीते हैं, मद्रास में सिगार बड़े सस्ते मिल जाते हैं। मैं सिगारों का पूरा डब्बा भर कर साथ लाया था, बस थोड़े से रह गए हैं, कभी पी लेता हूँ, तुम पियोगे। डोगरा संतरी बोला, नहीं भैया, मैं ड्यूटी पर तंबाकू नहीं पी सकता। मैंने सिगार के 2 कश लगाया। तीसरे कश पर आँच जहरीले महलूल तक पहुँचने वाली थी। मैंने तीसरा कश लगाया और उड़कर डोगरा संतरी के सामने आ गया। देखो इसकी कितनी अच्छी खुशबू है। मैंने सिगार का एक कश और लगाया और धुआं उसकी तरफ छोड़ते हुए सिगार का रुख संतरी के मुंह की तरफ करके सिगार को दरमियान में से दबा दिया। सिगार के आंच वाले किनारे के ऊपर से मोहलक तरीन जहर की एक फुहार निकलकर संतरी के चेहरे पर पड़ी।
मैंने उसे संभाल लिया, क्योंकि फुहार मुंह पर लगते ही वो बेहोश होकर गिरने लगा था। मैंने उसे लिटा दिया, गर्दन घुमाकर गरिजन की तरफ देखा। चारों तरफ सन्नाटा छाया था। मैंने संतरी के दिल पर हाथ रखा। उसके दिल की हरकत बंद हो चुकी थी। मैंने उसकी जेब से चाबी निकाली और बैठे बैठे मनुष्य डम के दरवाजे की तरफ बढ़ा। ताला खोला, क्वाड जरा सा एक तरफ किया और अंदर दाखिल हो गया। कपड़े का एक थैला मैंने अपनी कमर के साथ बांध रखा था। अंदर सीढ़ियाँ नीचे उतरती थीं। आगे एक खुला हाल कमरा था, जिसकी छत पर बल्ब रोशन था। हर किस्म का असला बड़े बड़े रैकों में करीने से लगा था। मैं उस रैक के पास आ गया, जिस पर ताकतवर पेंसिल बमों के बक्स पड़े थे। जल्दी से थैला खोला। 18 पेंसिल बम बक्स में से निकालकर थैले में डाले। थैले को दोबारा अपने कमर के साथ बांधा। बक्स को वैसे ही बंद करके रख दिया और सीढ़ियाँ चढ़कर बाहर आ गया। संतरी की लाश उसी तरह जमीन पर पड़ी हुई थी। मैंने दरवाज़ा बंद करके ताला लगाया। धोती के पल्लू से ताले पर अपनी उंगलियों के निशानों को रगड़ा और चाबी साफ करके मुर्दा संतरी के पाउच में डाल दिया और दरख्तों की तरफ भाग गया। अपनी कोठरी में आते ही मैंने बमों वाला थैला कमर से खोला और उसे चारपाई के नीचे छुपा कर रख दिया। इस बात का बहुत कम इम्कान था कि सिक्योरिटी गार्ड को यह शुबा होता कि किसी ने ड्यूटी पर मौजूद संतरी को हलाक करके अंदर से एमुनेशन चुराया है, क्योंकि पहली बात तो यह थी कि मुर्दा संतरी के जिस्म पर जख्म का कोई निशान नहीं था। दूसरे एमुनेशन डिपो के दरवाजे पर ताला बदस्तूर लगा था और चाबी संतरी के पाउच में थी। गरिजन का डॉक्टर भी महीने के बाद इस नतीजे पर पहुंचा कि संतरी की मौत हार्ट फेल होने की वजह से वकूफ पजीर हुई है। इन हालात की रोशनी में नौकरों के क्वार्टर की तलाशी का सवाल ही पैदा नहीं होता था। इसके बावजूद मैंने फैसला किया कि सुबह होने से पहले पेंसिल बमों के थैले को क्वार्टर की दीवार की दूसरी तरफ झाड़ियों में छुपा दूंगा। वैशाली अभी तक नहीं आई थी। मुझे उसकी ज़रूरत भी नहीं थी। मेरे क्वार्टर की बत्ती बुझी हुई थी। मैं चारपाई पर लिहाफ ओढ़ कर लेट गया। बमों का थैला मेरी चारपाई के नीचे पड़ा था। मुझे नींद नहीं आ रही थी। दूसरे संतरी ने सुबह 4 बजे आकर डोगरा संतरी की जगह संभालनी थी। 4 बजे संतरी की मौत का इल्म सबको हो जाएगा। मेजर को उस वक्त जगह कर इतला कर दी जाएगी। यह मामला संगीन नोयत का था। हो सकता है मेजर नशे की तरंग में आकर यह ऑर्डर दे दे कि यह किसी तकरीबकार का काम है, फौरन इलाके को घेरे में लेकर तलाशी ली जाए। इस ख्याल ने मेरे अंदर तरह तरह के वसवसे पैदा कर दिए। मैं लिहाफ हटाकर उठ बैठा। मुझे थैला उसी वक्त झाड़ियों में छुपा देना चाहिए था। मैंने कोठरी का दरवाज़ा खोलकर बाहर झांका। बाहर सितारों की धीमी धीमी सर्द पहाड़ी रोशनी की धुंध सी फैली हुई थी। हर तरफ खामोशी थी। मैंने स्टूल पर चढ़कर दीवार की पिछली जानब देखा, जहाँ एक गड्ढा था जिसमें कूड़ा करकट फेंका जाता था। उस गड्ढे के किनारे पर घनी झाड़ियाँ उगी हुई थीं। मैं वापस कोठरी में आ गया। थैला चरपाई के नीचे से निकालकर अपनी कमर के गिर्द बांधा और दीवार पर से दूसरी तरफ उतर गया। घास शबनम से गीली हो रही थी। सर्दी कड़ाके की पड़ रही थी। मैं आहिस्ता आहिस्ता सिरकता हुआ गड्ढे में आ गया। किनारे की झाड़ियों में एक जगह पत्थरों को हटाकर थोड़ी सी जमीन हाथों से खोदी। थैले को उसमें रखा और ऊपर मिट्टी और पत्थर डालकर झाड़ियों की शाखाएं तोड़कर इस तरीके से डाल दी कि किसी को पता न चले कि यहाँ खतरनाक बमों का थैला दफन है। इस काम से फारिग होकर मैं फुर्ती से उठा और दीवार फांद कर अपने क्वार्टर में पहुंच गया। रात के 3 बजे के करीब पुशाली आ गई। क्या हुआ? उसने बेताबी से पूछा। मैं उठकर बैठ गया। जब मैंने उसे बताया कि मैं अपने मिशन में कामयाब लौटा हूँ, तो वो इत्मीनान का सांस लेते हुए अपनी चारपाई पर लिहाफ में घुस गई और बोली, बमों वाला थैला हमें वहाँ से निकाल कर किसी दूसरी जगह यहाँ से कुछ फासले पर छुपा देना चाहिए। मैंने कहा कि यह काम तो कल रात भी हो सकता है। वैशाली जागी हुई थी। उसने मेरी बात का कोई जवाब ना दिया और सो गई। बत्ती बुझी हुई थी। मैंने माचिस जलाकर टाइम देखा। 4 बजने में पौन घंटा बाकी था। 4 बजे संतरी की मौत का शोर मचने वाला था। मैं जागता रहा। जब घड़ी की सुइयों ने 4 बजे तो मैंने अपने कान बाहर की खामोशी पर लगा दिए। एमुनेशन का डम मेरे क्वार्टर से ज़्यादा दूर नहीं था। अभी बाहर खामोशी छई हुई थी। फिर अचानक बाहर से मुझे सीटी की आवाज़ सुनाई दी। इसके साथ ही किसी ने बुलंद आवाज़ में किसी को आवाज़ दी। फिर भारी फौजी जूतों के दौड़ने की आवाज़ें आईं। इसके बाद खामोशी छा गई। संतरी की लाश का पता चल गया था
और शायद उसकी लाश को उठाकर ले जाया जा रहा था। मैं लिहाफ में दबका बैठा रहा था। थोड़ी देर बाद गरिजन की जानब से आदमियों की आवाज़ें बुलंद हुई। फिर खामोशी छा गई। इसके बाद कोई आवाज़ बुलंद नहीं हुई। सुबह हो गई। पोशाली अभी तक गहरी नींद सो रही थी। मैंने उठकर पानी गर्म करके मुंह हाथ धोया, माथे पर तिलक लगाया और खुरपा लेकर बगीचे में आ गया। बंगले के गेट पर एक की बजाय दो मुसल्ला संतरी खड़े थे। मैं उन्हें प्रणाम करता हुआ अंदर दाखिल हो गया। मुझसे किसी ने कोई बात ना किया। इससे यही नतीजा निकाला जा सकता था कि संतरी की मौत को इत्तफाकी मौत समझा गया है और मेजर को भी तकरीबकारी का शुबा नहीं हुआ और ना अभी तक कोई बटालियन लाइन हाजिर हो चुकी है और मेजर बरामदे में खड़ा हुक्म जारी कर रहा होता। थोड़ी देर बाद मैं चाय पीने किचन की तरफ चल दिया। मेरा असल मकसद संतरी की मौत का रद्द-ए-अमल मालूम करना था। लांगरी बहार का रहने वाला हवालदार गोपाल था। मैंने उसे प्रणाम किया। किचन के बाहर धूप में बैठ गया। गोपाल मेजर साहब के लिए नाश्ता तैयार कर रहा था। मेरी तरफ देखकर बोला, कृष्णा, तुम्हें पता चला कि रात क्या हुआ? नहीं, रामदास ड्यूटी पर खड़े खड़े मर गया। मैंने हैरत के इजहार में अपना मुंह खुले का खुला रहने दिया। ये तुम क्या कह रहे हो गोपाल? रामदास तो बिल्कुल ठीक था। लांगरी ने चाय का कप मेरे आगे रखते हुए कहा। रामदास को सर्दी लग गई, ठंड से हार्ट फेल हो गया। बटालियन के डॉक्टर ने तो यही कहा है। परसों ही कह रहा था कि यार मुझे रात की ड्यूटी से बचाओ, मर गया हूँ रातों को जाग जाग कर। मैं बार बार हैरानी और अफसोस का इजहार कर रहा था। मैंने पूछा, बड़े साहब को मालूम हुआ क्या? क्यों नहीं? लांगरी ने ट्रे में चीनी दान रखते हुए कहा। साहब को तो सुबह जगाकर उसी वक्त रिपोर्ट कर दी गई थी। वो खुद ही रामदास की लाश को लेकर डॉक्टर के पास गए थे। तुम बैठो, मैं साहब को नाश्ता देकर आता हूँ। वो नाश्ते की ट्रे उठाकर मेजर साहब के ड्राइंग रूम की तरफ बढ़ा। मैं दिल में मुतमईन था। संतरी की मौत के बाद पैदा होने वाले इम्कानी और ख़तरनाक हालात का बोझ मेरे जहन से उतर गया। अब मुझे ये भी अंदेशा नहीं था कि क्वार्टरों की या जंगल की तलाशी ली जाएगी। इस बात की तस्दीक हो चुकी थी कि नई रामदास की मौत हार्ट फेल होने से हुई है। मैं खामोशी से चाय पीता रहा। मज़ीद मालूमात पोशाली ही हासिल कर सकती थी। चाय पीने के बाद मैंने मग धोकर वहीं रखा और बगीचे में आकर फूलों के पौधों को यूं ही काट तराश करने लगा। निसफ घंटे बाद मेजर साहब की जीप बंगले में दाखिल होकर एक तरफ खड़ी हो गई। बावर्दी ड्राइवर उतरकर किचन की तरफ गया। थोड़ी देर बाद में मेजर भी ड्राइंग रूम से निकल आया। ड्राइवर ने जोर से सैल्यूट मारा। मैं भी उठकर खड़ा हो गया और दूर ही से मेजर को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और दिल में कहा, जाने से पहले तुझे अगली दुनिया में ज़रूर पहुंचा दूंगा। मेरा इरादा ऐसा ही था, मगर यह हालात पर मुनासिर था। मेजर जीप में बैठकर चला गया। मैं बगीचे में ही धूप में बैठकर बीड़ी पीने लगा। जिस चट्टान के खो में मैंने चमड़े का थैला छुपाया हुआ था, वहां से मैं दोनों रिवॉल्वर और गोलियां निकाल कर ले आया और ये चीज़ें भी टाइम बमों के साथ थैले में पड़ी थीं। उस रात पोशाली रात को जल्दी क्वार्टर में वापस आ गया। अब मैं मज़ीद तखीर नहीं करना चाहता था। मैंने पोशाली से मशवरा किया, जिसमें तय हुआ कि अगली रात मैं डैम की सिरिंगों में बम लगाने निकल पड़ा। दूसरे दिन मैंने बेशतर वक्त मेजर आचार्य के बंगले में गुजारा। दिन के वक्त मैं एक बार फिर डैम की सुरंगों की तरफ जाकर उनका जायजा लिया और जहन में वो जगह अच्छी तरह बिठा लिया जहाँ मुझे बम लगाने थे। यह काम आसान नहीं था। डैम से दोनों जानब कड़ा पहरा होता था। मैंने नीचे की तरफ से सुरंगों में जाने का प्रोग्राम बनाया था। यह वो जगह थी जहाँ से सीमेंट के द्वीप पर पाइप गुजरते थे। यहाँ एक जानब सीढ़ियाँ ऊपर जाती थी। अभी यह जगह नामुकम्मल थी और सीढ़ियों के साथ वाली दीवार ऊपर तक नहीं उठाई गई थी। उस जानब बेशुमार जंगली झाड़ियाँ आई हुई थीं। डैम के ऊपर रात को रोशनी जगमगाती थी, मगर नीचे सीढ़ियाँ थीं। वहीं अंधेरा छाया हुआ था। उसका जायजा मैं ले चुका था। मेरे लिए यह जगह मौजूद थी। प्रोग्राम के मुताबिक मैं रात 9 बजे अपने क्वार्टर में आ गया। जब रात ज़्यादा गहरी हो गई और गरिजन की जानब से फौजियों की कभी कभी बुलंद होने वाली आवाज़ें भी खामोश हो गईं, तो मैंने क्वार्टर की बत्ती बुझाकर मोमबत्ती जला लिया और क्वार्टर की अगली दीवार फांद कर झाड़ियों में आ गया। थैला वहां पत्थरों के नीचे मट्टी के अंदर महफूज पड़ा था। थैले को लेकर मैं क्वार्टर वापस आ गया। हर सुरिंग में मुझे 6-6 बम लगाने थे। ये पेंसिल की तरह के छोटे मगर इंतहाई ताकतवर बम थे और बड़ी बड़ी चट्टानों को एक सेकंड के अंदर अंदर रेजा रेजा कर देते थे। मैंने उन्हें रुमाल में बांध कर अलग रख लिया और पोशाली का इंतजार करने लगा। 1:45 बजे पोशाली आ गया। मैंने एक रिवॉल्वर पोशाली को दे दिया
कि वो इसे अपने पास रखे। इस मिशन पर मैं अकेला ही जा रहा था। पोशाली के मेरे साथ जाने की ज़रूरत नहीं थी। 10 मिनट बाद मैंने 18 बमों को स्वेटर के अंदर वाली सदरी की जेबों में डाला, साइलेंसर वाले पिस्तौल को पजामे में छुपाया, सर पर रुमाल बांधा और अल्लाह का नाम लेकर क्वार्टर से निकलकर दलान में आ गया। पोशाली को मैंने हिदायत कर दिया कि अगर मैं सुरंगों में पकड़ा जाऊं तो वह फरार हो जाए और दिल्ली में खलील के गैराज में पहुंचने की कोशिश करे। मैंने क्वार्टर की दीवार फांदी और रात की तरीके में उस पगड़ नदी पर चल पड़ा जो ढलान पर से होती हुई नीचे डैम के ताज की तरफ से निकल गई थी। अंधेरे में मेरे पीछे फौजी गरीजन की रोशनी अब मुझसे दूर हो रही थी। 2 फरलांग चलने के बाद मैं ढलान की तरफ गया। कुछ फासले पर डैम की कतार में की गई रोशनियां झिलमिल कर रही थीं। मैं झाड़ियों में से गुजर रहा था। सितारों की धीमी रोशनी में मुझे अपना रास्ता तलाश करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रही थी। सीमेंट की बनी हुई वो तंग सीढ़ी आ गई जो ऊपर सीढ़ियों तक जाती थी। सीढ़ियों पर चढ़ने की बजाय मैं पहलू की जानब से जंगली झाड़ियों में होकर ऊपर चढ़ने लगा। यहाँ घनी झाड़ियाँ हुई थीं और अंधेरा भी था। चढ़ाई चढ़ते हुए मेरा सांस फूल गया, मगर मैं रुके बगैर आहिस्ता आहिस्ता चढ़ता जा रहा था। डैम की रोशनियाँ करीब आ गई थीं। मैं उनसे बचने के लिए झाड़ियों की दूसरी तरफ हटकर चलने लगा। कुछ ही देर बाद मुझे बड़ी बड़ी सुरंगों के खुले हुए तरीक दिखाने नजर आने लगे। मुझे पहले तीसरी और पांचवी सुरंग में बम लगाने थे। सबसे पहले मेरा टारगेट सुरंग नंबर 1 था। मुझे डैम के ऊपर सड़क पर जंगल के साथ साथ 2 संतरी चलते नजर आए। नीचे सुरंगों में कहीं भी पहरा लगाने की जरूरत महसूस नहीं की गई थी। यह मेरी खुशकिस्मती थी, वरना यह मिशन मजीद मुश्किल हो जाता। मैं सुरंग नंबर 1 की दाहिनी जानब एक झाड़ी में छुप कर बैठ गया और आंखें फाड़ फाड़ कर उस दहाने को तकने लगा। वहाँ कोई नहीं था। जब मुझे यकीन हो गया कि सुरंग के आसपास कोई संतरी नहीं है और जो ऊपर संतरी पहरा दे रहा था वो सुरंग के अगले हिस्से की तरफ चला गया है, तो मैं झाड़ियों में से रेंगता हुआ निकला और सुरंग के दिहाने की तरफ चल पड़ा जो वहाँ से बमुश्किल 50 कदम के फासले पर था। मैं कोहनियों के बल रेंगता हुआ सुरंग के दिहाने में दाखिल हो गया। पहले तो मुझे कुछ नजर न आया, फिर अंधेरे में मचान नजर आई जो सुरंग की छत तक गई हुई थी। अब मुझे बड़ी तेजी से अपने मंसूबे पर अमल करना था। मैं मचान पर चढ़ने लगा। ऊपर के तख्ते पर पहुंचा तो मेरा सर सुरंग की छत से टकरा रहा था। वहां खुदा जाने किस मकसद के लिए साथ साथ 4 गहरे सुराख किए गए थे। मैंने थैला अपने सामने मचान के तख्ते पर रखा और 6 के 6 बम निकालकर सुराख के अंदर आगे करके छत के पत्थरों से इस तरह चिपका दिए कि वो दिन के वक्त भी बाहर से नहीं देखे जा सकते थे। इन 18 के 18 बमों की छोटी सुइयां मैंने एक साथ 12 घंटे आगे कर दी थीं। इस हिसाब से इन बमों को दूसरे दिन दोपहर 1 बजे के करीब फटना था। पहली सुरंग में बम लगाने के बाद मैं एक सुरंग छोड़कर तीसरी सुरंग में रेंगता हुआ घुस गया। यहाँ भी तामीराती काम के सिलसिले में एक मचान लगी हुई थी। उस मचान पर चढ़कर छत के सुराखों में मजीद 6 बम अंदर लगा दिए। पांचवीं सुरंग में कोई मचान नहीं थी। मैंने अंधेरे में जायजा लिया। सुरंग के दूसरे दिहाने की तरफ से मुझे एक सतून सा नजर आया। मैं महाराबी दीवार के साथ लग कर खिसकता हुआ उस सतून के पास पहुंचा। ये सतून नहीं बल्कि एक छोटी सी मचान थी जो छत से बहुत नीचे तक गई हुई थी। मेरे लिए बेकार थी। वक्त गुजर रहा था, मुझे वापस जाने की पड़ी थी। आधे से ज़्यादा काम मैं कर चुका था, लेकिन पांचवीं सुरंग में बम लगाने भी ज़रूरी थे। छत तक मैं नहीं पहुंच सकता था।